कोलिजन, सुनो देखो कोलिजन क्या होता है। कोलिजन होता है व्हेन टू मूविंग बॉडीज सडनली कम्स इन कांटेक्ट एंड अप्लाई अ वेरी लार्ज फोर्स ऑन ईच अदर, देन दिस इवेंट इज कॉल्ड कोलिजन। जब दो मूविंग बॉडी, क्या बोला, जब दो मूविंग बॉडी क्या आ जाए, सडनली कांटेक्ट में आ जाए एक दूसरे की और बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करे, क्या करे, अप्लाई अ वेरी लार्ज फोर्स ऑन ईच अदर, मतलब एक दूसरे पर क्या करे, बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करे, तो इस इवेंट को क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। दोबारा सुन लो, व्हेन टू मूविंग बॉडीज सडनली कम इन कांटेक्ट एंड अप्लाई अ वेरी लार्ज फोर्स ऑन ईच अदर, देन दिस इवेंट इज कॉल्ड कोलिजन। क्या बोलते हैं इसे, कोलिजन बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस लार्ज फोर्स इज कॉल्ड, कोलिजन नहीं आएगा यहाँ पे, इम्पैक्ट फोर्स लिख लो। जो ये लार्ज फोर्स अप्लाई होता है जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, जब ये लार्ज फोर्स क्या होता है, अप्लाई होता है, उस लार्ज फोर्स को बोलते हैं इम्पैक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं उसे, इम्पैक्ट फोर्स। देखो हम इसमें तीन चीजों की बात कर रहे हैं, एक कोलिजन, एक इम्पैक्ट फोर्स, एक इम्पल्स, ठीक है। कोलिजन समझ में आ गया, जब दो मूविंग बॉडी एक दूसरे के सडनली क्या आ जाए, कांटेक्ट में आ जाए, बहुत लार्ज फोर्स अप्लाई करे एक दूसरे के ऊपर, तो उस इवेंट को क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। उस लार्ज फोर्स को क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट फोर्स बोलते हैं। और इसका जो इफेक्ट आता है इम्पैक्ट फोर्स का, टोटल इफेक्ट किसका, इम्पैक्ट फोर्स का, उसे क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। क्लियर, उसे क्या बोलते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स ये भी बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम समय के लिए लगना, क्योंकि ये भी तो वही है कि लार्ज फोर्स क्या है, लार्ज फोर्स आ रहा है उसे क्या बोल रहे हैं, इम्पैक्ट फोर्स बोल रहे हैं। उस लार्ज फोर्स को क्या बोल रहे हैं, इम्पैक्ट फोर्स बोल रहे हैं। और इसके इफेक्ट को, इफेक्ट मतलब कि उस पर जो बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है वो उसका इफेक्ट ही है, इफेक्ट है ना, तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। मतलब बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम समय के लिए, उसे क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, इम्पैक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ कोलिजन, जो कोलिजन का टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻⁶ सेकेंड, और ये कि बहुत कम टाइम है, ठीक है। क्या होता है इसका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का ऑर्डर क्या होता है इसका, 10⁻⁻⁶ सेकेंड, -6, मतलब बहुत कम है ये, ठीक है। इम्पल्स, इम्पल्स को तीन तरीके से बोल सकते हैं। इम्पल्स को डिनोट करते हैं जे से, किससे डिनोट करते हैं, जे से, ठीक है। इम्पल्स एक होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। एक होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, मतलब इसका यही तो है, डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल ही होता है। तो इम्पल्स का मतलब एक तो होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम बोल सकते हैं, या फिर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं एवरेज इम्पैक्ट फोर्स इनटू में टाइम ऑफ कोलिजन। क्या बोल सकते हैं, एवरेज इम्पैक्ट फोर्स इनटू में टाइम ऑफ कोलिजन, ठीक है। तो तीन तरह से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं इम्पल्स को। यहाँ तक क्लियर, ये सारी डेफिनेशन थी, इसमें हमने तीन बातें सीखी हैं, कोलिजन, इम्पैक्ट फोर्स और क्या सीखा है, इम्पल्स। क्लियर, ठीक है। A ball of mass m strike with fixed ball with velocity v नोट। एक ये m मास की बॉल है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे एक वॉल है, दीवार है, इस पे ये टकराई कितनी वेलोसिटी से, v नोट की वेलोसिटी से, एंड रिबाउंड विद वेलोसिटी v नोट बाय 2, फाइंड इम्पल्स एक्टिंग ऑन बॉल। ये जो इस बॉल पे टकराई, इस दीवार पे ये m मास की जो बॉल है वो टकराई, वो कितनी वेलोसिटी से टकराई, v नोट की, v नोट से टकरा गई। रिबाउंड मतलब ये टकरा के वापस आई, कितने से आई, v नोट बाय 2 से, कितने से आई, v नोट बाय 2 से। ये m मास की थी और ये वापस आ गई इस तरफ v नोट बाय 2 से, ठीक है। अब क्या बताना है हमें, बताना है इम्पल्स, फाइंड इम्पल्स एक्टिंग ऑन बॉल, ये बताना है। तो क्या करेंगे इसमें, इम्पल्स को किससे डिनोट करते हैं, जे से, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कर दे, ठीक है, करते हैं, सुनो। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल मतलब ये करेंगे एम वी फाइनल माइनस में एम वी इनिशियल, यही करेंगे ना। एम कॉमन ले लेते हैं एक बार, वी फाइनल माइनस में वी इनिशियल। अब इन वी फाइनल और वी इनिशियल की क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। एम वी फाइनल कितना था, वी नोट बाय 2, यहाँ पे ये माइनस का आएगा, माइनस का क्यों आया,
क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, तो इसलिए माइनस का आएगा। माइनस वी फाइनल कितना था, वी नॉट, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास m माइनस 3 v0/2, तो ये कितना आ जाएगा -3 m v0/2। मतलब ये इस तरफ इम्पल्स की वैल्यू है ये, और ये माइनस इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में भी आ सकता है। ठीक है, तो इम्पल्स की वैल्यू कितनी आई है, 3 m v0/2। क्लियर यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं फिर। A ball of a mass 4 kg strikes the ground with 10 मीटर पर सेकेंड at an angle of 60 डिग्री। एक बॉल है 4 kg की, वो ग्राउंड से टकराई कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, और एंगल क्या था, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री के एंगल पे टकराई, एंड रिबाउंड्स विद सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और रिबाउंड हुई मतलब टकरा के वापस गई सेम स्पीड से, मतलब ये यहाँ पे टकराई और यहाँ पे वापस गई कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और एंगल भी सेम था, 60 डिग्री था विद वर्टिकल, एज शो इन फिगर, जो आप देख रहे हो। फाइंड इम्पल्स इम्पार्टेड बाय ग्राउंड ऑन बॉल। इम्पल्स ही बताना है, इसमें भी जे की वैल्यू बतानी है। ठीक है, फाइंड करते हैं। क्या करेंगे, पी फाइनल माइनस में पी इनिशियल, यही करेंगे। सुनो देखो, 60 डिग्री के एंगल गिवन है, इसके दो कंपोनेंट ले ले, एक इधर एक इधर, इधर कितना आएगा 5√3, नीचे कितना आएगा 5, और ये कितने की है 4 kg की है। ये इसके भी दो कंपोनेंट, एक ऊपर और एक इधर, इधर कितना आएगा 5√3 और इधर 5, और ये कितने की है, ये भी 4 kg की है। तो इस केस में सुनो देखो क्या करेंगे हम, इस केस में आई कैप जे कैप की फॉर्म में कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, आई कैप जे कैप की फॉर्म में कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में ही है ना, दोनों में ही है इसकी वेलोसिटी, तो आई कैप जे कैप की फॉर्म में ले लें। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, एक बार तो 4 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, एम भी करना है, मास इंटू वेलोसिटी करना है, तो एक बार तो ये 4 इंटू क्या कर देंगे, ये कर देंगे, इधर वाली वेलोसिटी कर देंगे, एक बार 4 इंटू नीचे वाली वेलोसिटी कर देंगे। इसमें भी सेम करेंगे, 4 इंटू ये वाली वेलोसिटी, फिर प्लस में 4 इंटू ये वाली वेलोसिटी। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, 4 इंटू में 5√3 कितना आ जाएगा 20√3, और ये क्या आएगा इस तरफ है, मतलब आई कैप, प्लस में 4 इंटू में 5 20 जे कैप, नीचे की तरफ है तो माइनस आएगा, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, माइनस, क्योंकि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करना है ना हमें। अब इसकी बात करते हैं, 4 इंटू में 5√3, तो ये कितना आ जाएगा 20√3, और ये क्या आएगा आई कैप, माइनस 20 जे कैप। क्लियर, सोल्व करते हैं इसे, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 20√3 आई कैप प्लस का 20 जे कैप, ये माइनस अंदर जाएगा तो -23 आई कैप, और ये माइनस ये कितना हो जाएगा +2 20 जे कैप, इससे ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 40 जे कैप, मतलब 40 आंसर है इसका 40 kg पर मीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, हम सिर्फ इसमें देखेंगे, हमारा आगे वाला मिलना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? ठीक है जी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियली किया और कुछ नहीं किया। क्लियर। A ball of mass m is just released from a height h. It strike the ground and stop. Find impulse acting on a ball. एक बॉल है m मास की, उससे एक h हाइट से छोड़ दिया। ठीक है, एक h हाइट से छोड़ दिया तो वो टकराई ग्राउंड पे, रुक गई। फाइंड इम्पल्स एक्टिंग ऑन बॉल। उस बॉल पे जो इम्पल्स लगेगा वो बताना, उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इस केस में हमने ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी बॉल को h हाइट से छोड़ते हैं
तो इस केस में ये h हाइट डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, ये h डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो इसकी वेलोसिटी हो जाती है बॉल की, वो हो जाती है √2gh। h हाइट ट्रेवल करने के बाद, h डिस्टेंस, हाइट बोलो डिस्टेंस बोलो, h डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो इस बॉल की वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, √2gh हो जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो इस केस में इसने क्या बोला कि ये टकराएगी फिर रुक जाएगी। देखो ये टकराएगी मतलब ये रुकने से पहले, रुकने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी क्या होती है, √2gh होती है। रुकने के बाद तो जीरो हो जाएगी, रुकने के बाद तो जीरो हो जाएगी। रुकने से जस्ट पहले क्या होती है, √2gh थी, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है, इम्पल्स बताना है। फाइंड इम्पल्स एक्टिंग ऑन अ बॉल। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कर दे। पी फाइनल तो जीरो ही हो जाएगी, जीरो ही होगी ना, ठीक है। जीरो माइनस में माइनस का m√2gh, तो आंसर क्या आएगा, m√2gh। यही आंसर है इसका। ये माइनस का m क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है तो क्या होएगा, माइनस का साइन लेंगे, ऊपर की तरफ जाती तो प्लस का लेते, ठीक है। इन अबव क्वेश्चन इफ बॉल रिबाउंड विद सेम स्पीड देन फाइंड इम्पल्स एक्टिंग ऑन अ बॉल। अगर ये रिबाउंड कर जाए सेम स्पीड से, मतलब ये √2g से आई, ऊपर भी √2g से रिबाउंड कर गई है, तो अब इस केस में इम्पल्स की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है इसने। सुनो देखो, अगर ये रिबाउंड कर जाए तो इसमें पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कर देंगे। पी फाइनल माइनस में पी इनिशियल, ये कर दिया। पी फाइनल, फाइनल तो क्या हो रही है, ऊपर जा रही है, तो ये क्या आ जाएगा, m√2gh माइनस का m√2gh, क्योंकि ये आई और सेम स्पीड से जा रही है। तो इनिशियल तो यही है √2gh, और नीचे की तरफ है तो इसलिए माइनस का साइन लगाया। इसमें भी तो सेम माइनस का साइन लगाया था, इसमें भी यही कर रहे हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा, m प्लस का हो जाएगा m√2gh प्लस m√2gh, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2m√2gh। दिस इज द आंसर, 2m√2gh। यस, क्लियर यहाँ तक, ठीक है जी, आगे चलते हैं। एरिया अंडर इम्पैक्ट फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव इम्पल्स। जो इम्पैक्ट फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया है वो हमेशा ही क्या देगा, इम्पल्स देगा, ठीक है। क्या देगा, हमेशा ही इम्पल्स। दोबारा से पढ़ लो, अंडर एरिया अंडर इम्पैक्ट फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स इम्पल्स, क्लियर। और वैसे तो ये स्ट्रेट लाइन कभी बनता ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ये तो थ्योरेटिकल बना रखा है। वैसे तो ये ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा कुछ होता है। तो इसके अंडर का एरिया क्या देता है, इम्पल्स देता है, क्लियर। क्या बोला मैंने, इम्पैक्ट फोर्स वर्सेस टाइम के ग्राफ के अंडर का एरिया क्या देगा, हमेशा ही इम्पल्स देगा, क्लियर। ये क्या है, इसके ग्राफ के अंडर का एरिया क्या देगा, इम्पल्स देगा। इम्पल्स ये हमें फाइंड करना है, फाइंड इम्पल्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो क्या करेंगे, ट्राइंगल है ये, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं। क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं। हाफ इंटू बेस ये पूरे ले लेते हैं 1.6, इंटू में हाइट क्या है 1000। आ गया, ठीक है। यही तो है, बस एरिया तो निकालना है, निकाल लोगे, इजी है, ठीक है। यहाँ तक एनी डाउट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोलिजन में हम यहाँ पे बात करते हैं ई की। ई यहाँ पे होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई क्या होता है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसका मतलब भी रफनेस ही होता है, जैसे हम फ्रिक्शन में बात नहीं करते ई की, उसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये बोलते हैं उसे। वो यहाँ पे फ्रिक्शन वाले केस में क्या दिखाता है, ई रफनेस को दिखाता है ना, यहाँ पे भी रफनेस को ही दिखाएगा, लेकिन इसे बोलेंगे क्या, कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलेंगे, क्लियर यहाँ तक। इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन एंड डिवाइडेड बाय में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है ई का। अब ई की बात करते हैं, देखो
ई की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, मतलब 0 और 1 के बीच में ही ई की वैल्यू होती है, ना तो 1 से बड़ी होती ना 0 से छोटी होती। क्लियर? क्या बोला? ई की वैल्यू क्या होती है? ऐसे ही फ्रिक्शन के केस में था ना, ई की वैल्यू क्या होती थी? 0 से बड़ी और 1 से छोटी। तो इसमें भी यही है कि ई की जो वैल्यू है वो क्या है, या तो 1 हो सकती है या 0 हो सकती है, या फिर 0 से बड़ी हो सकती है या फिर 1 से छोटी हो सकती है। 1 से बड़ी नहीं होती, 0 से छोटी नहीं होती। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अगर ई इक्वल टू 1 हो, क्या बोला? अगर ई इक्वल टू क्या हो? 1 हो, इक्वल टू 1 है, तो उसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलेंगे? अगर ई की वैल्यू 1 है तो इस केस में हम बोलते हैं कि वहां पे क्या है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अगर ई की वैल्यू 0 है, अगर ई की वैल्यू क्या है? 0 है, तो उसे क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और अगर इन दोनों के बीच में ई की वैल्यू है तो उसे बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। ई की वैल्यू 1 है तो वहां पे होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ई की वैल्यू 0 है तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और अगर इन दोनों के बीच में है 0 और 1 के बीच में तो उसे बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, तो एक ये माइंड में आता है कि यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, ये तीन है, तो इसमें ये क्यों नहीं है कि इलास्टिक कोलिजन क्यों नहीं है? इसमें इलास्टिक कोलिजन क्यों नहीं है, जबकि हम इनलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं और परफेक्टली लास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लास्टिक कोलिजन क्यों नहीं है? इलास्टिक कोलिजन क्यों नहीं है? तो इसका मतलब और इसका मतलब एक ही होता है, इन दोनों का मतलब एक ही है, तभी यहाँ पे इसके 4 पार्ट नहीं बनाए, 3 पार्ट में काम चल गया, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन का मतलब अलग अलग है, लेकिन इस केस में दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है। क्लियर? ठीक है। देखो, अगर ई की वैल्यू 1 है तो वहां पे क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, तो उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन होती है। देखो, मोमेंटम कंजर्वेशन तो तीनों में होती है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो तीनों में मोमेंटम कंजर्वेशन तो कन्फर्म है, होगी। इसमें होता है नो लॉस ऑफ एनर्जी। नो लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, मान लो अगर यहाँ पे बॉल है, यहाँ पे ग्राउंड है, अगर इसे मान लो छोड़ दिया तो इसका मतलब नो लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब जितनी हाइट से हमने छोड़ा ना, ये उतनी हाइट तक वापस आएगी, तो नो लॉस ऑफ एनर्जी होएगा वहां पे। ठीक है, अगर ई की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि जितनी हाइट से हमने छोड़ा है, बॉल वापस ग्राउंड पे टकरा के उतनी हाइट पे वापस आएगी, तो वहां पे क्या होगा? नो लॉस ऑफ एनर्जी होएगा। ठीक है, अगर ई की वैल्यू क्या है? 0 है, अगर ई की वैल्यू 0 है तो उसमें मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी होता है, मतलब ये यहाँ पे टकराई और यहाँ पे ग्राउंड पे ही रहेगी, वापस उठे ही ना, तो इसमें क्या होता है? मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी होता है, मतलब सारा लॉस ही हो जाता है लगभग। ठीक है, सारा लॉस ही हो गया, क्यों? क्योंकि ई की वैल्यू क्या थी? वहां पे 0 है। और अगर इन दोनों के बीच में वैल्यू हो, 0 और 1 के बीच में वैल्यू हो, तो इस केस में होता है पार्शियल लॉस ऑफ एनर्जी। मान लो यहाँ से छोड़ा तो यहाँ तक तो उठ गई, मतलब आधी तो वापस आ गई, आधी हाइट तक उसने आधी हाइट वापस अटेन कर ली। ठीक है, तो नो लॉस ऑफ एनर्जी जब होगा? जब हम जैसी हाइट से बॉल को छोड़ रहे हैं उस हाइट तक वापस आ जाती है। मैक्सिमम लॉस डर गया मैं। मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी कब होगा? जब वो वापस आए ना, वहीं रह जाए। और पार्शियल लॉस ऑफ एनर्जी कब होएगा? जब क्या हो? हाफ हाइट अटेन करे, जिस हाइट से छोटा है उसकी आधी हाइट तक तो पहुंच जाए बॉल, तो उसका उसमें क्या होगा? आधी लॉस, आधी एनर्जी का लॉस हुआ है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है जी, आगे चलते हैं। Two balls are shown before collision and after collision. Find coefficient of restitution. क्या बताना है? ई बताना है। ठीक है, सुन लो, देखो, इस ये 8 मीटर पर सेकंड से 2 kg की है, 4 kg की है 1 मीटर पर सेकंड से। ये था बिफोर कोलिजन और ये है आफ्टर कोलिजन। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी वो मान लेते हैं u1 है, इसकी मान लेते हैं u2, इसकी मान लेते हैं v1 और इसकी मान लेते हैं v2। ठीक है, मान सकते हैं ऐसा। सुनो, देखो, ई निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ट्रिक, वो होती है, सुन लो, काम आएगी, v2 माइनस में v1, u1 माइनस में u2। क्या होता है ई निकालने का फॉर्मूला? v2 माइनस में v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस में u2। ठीक है, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। v2 कितना है? 4 माइनस 2, 8 माइनस 1, तो कितना आएगा? 2/7। ये 1 से छोटी है, तो ठीक है, हमारी की वैल्यू ठीक आ रही है, 2/7 इज द करेक्ट आंसर।
क्लियर यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। बस इसका तो एक ही क्वेश्चन करेंगे, एक नहीं करेंगे, और भी करते हैं। चलो देखो, अब ये ना इसके 2-3 केस है, तो ध्यान से सुन देना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सुनो, देखो, बिफोर कोलिजन मतलब कोलिजन से पहले, अगर मान लो एक M1 मास की बॉल है, मान लो ये बॉल, बॉडी, कुछ भी बोल लो, ठीक है? और ये U1 से जा रही है, किससे जा रही है? U1 से। यहाँ पे एक M2 मास की बॉडी है, वो जा रही है U2 से, ठीक है? ये वाली किससे जा रही है? U1 से। इधर वाली किससे जा रही है? U2 से जा रही है। तो अगर हमें कोलिजन करवाना है, इन दोनों के बीच में क्या करवाना है? कोलिजन करवाना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हमेशा ही U1 बड़ा होएगा U2 से। क्या बोला मैंने? अगर एक बॉडी M1 मास की है, दूसरी बॉडी M2 मास की है, M1 मास वाली बॉडी U1 से जा रही है और M2 मास वाली बॉडी U2 से जा रही है, तो इस केस में अगर आपको कोलिजन करवाना है इन दोनों के बीच में, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? U1 हमेशा ही बड़ा होगा, किससे? U2 से। बड़ा होगा ना U1, किससे? U2 से। क्यों? अगर ये मान लो U2 बड़ा कर दिया हमने, क्या बड़ा कर दिया? U2 बड़ा कर दिया। U2 बड़ा कर दिया, तो इनमें क्या लगता है? कोलिजन होगा? नहीं होगा, ये तो छोटा ही है और इनको ऐसे कोलिजन करना है, तो ये बड़ा कर दिया, तो यहाँ पे कोलिजन इम्पॉसिबल है, नहीं होएगा कोलिजन, मतलब ही नहीं है। तो कोलिजन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? करना क्या पड़ता है? होता ही है U1 क्या होता है? बड़ा ही होता है, किससे? U2 से। तभी तो कोलिजन होगा। अगर ये बड़ा है तो ये चलता रहेगा, आगे कहाँ से कोलिजन हो जाएगा? यही बड़ा होएगा, तभी तो कोलिजन होएगा, ठीक है? तो बिफोर कोलिजन हमेशा ही क्या होएगा? U1 क्या होएगा? बड़ा होगा, किससे? U2 से। ये है ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है? होता है, ठीक है, कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं एक दूसरे के। आफ्टर कोलिजन मतलब कोलिजन के बाद। कोलिजन के बाद वाली कहानी सुनो। इसकी क्या हो जाएगी? V1 और इसकी V2। अब इस केस में पता है V2 बड़ा होएगा हमेशा ही, ठीक है? क्या होएगा? V2 बड़ा होएगा, किससे? V1 से। यहाँ पे एरर है, V2 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे V1 आएगा। V2 बड़ा होगा हमेशा ही V1 से। बिफोर कोलिजन में U1 बड़ा होता है, आफ्टर कोलिजन में क्या होता है? V2 बड़ा होता है। अब ये V2 बड़ा क्यों होता है? मान लो अगर हम V1 को बड़ा कर देते हैं, तो फिर से कोलिजन हो जाएगा, फिर दोबारा कोलिजन होने के बाद फिर ये V1 बड़ा, फिर दोबारा से कोलिजन, तो ऐसे तो कोलिजन चलते रहेंगे। ये वाली कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे सेम, अगर V1 बड़ा हुआ तो वही बनेगी ना। तो वो तो हम चाहते ही नहीं है, नहीं चाहते ना। हम क्या चाहते हैं? बस ये एक कोलिजन चाहते हैं। तो उस केस में क्या होगा? ये V2 बड़ा ही करना पड़ेगा, V2 बड़ा ही होगा, तभी कोलिजन रुकेंगे। वरना यहाँ पे अगर ये V1 बड़ा, तो ये कोलिजन कंटिन्यूसली होते ही रहेंगे, है ना? तो वो फायदा नहीं है। तो आपको सिर्फ ये पता करना है कि पता होना चाहिए कि बिफोर कोलिजन क्या होता है? U1 बड़ा होता है U2 से। आफ्टर कोलिजन क्या होता है? V2 बड़ा होता है V1 से। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सुन लो। गिवन है आपको M1 M2 U1 U2 E, फाइंड करना है V1 और V2 की वैल्यू। क्या फाइंड करना है आपको? V1 और V2 की वैल्यू। देखो कैसे फाइंड करेंगे हम इसे। सुनो, देखो, दो इक्वेशन बना ले, V1 और V2 की वैल्यू आ जाएगी। E, एक तो E वाली बना लेते हैं, क्या होती है? V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय में U1 माइनस U2, यही होती है। तो एक इक्वेशन तो ये होगी हमारे पास। एक लगा लेते हैं P इनिशियल इक्वल टू में P फाइनल, लगा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? M1 V1 सॉरी M1 U1 वाली कर लेते हैं ना पहले। M1 U1 प्लस में M2 क्या होगा इसके? M2 U2 इक्वल टू में M1 V1 प्लस में M2 V2, ठीक है? यहाँ से क्या आ गई है? सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? यहाँ पे सोल्व करेंगे, तो उस केस में इसमें V1 और V2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? V1 और V2 की। देखो, ये ना सोल्व करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो सोल्व करने की नीड नहीं है। मैं सीधा बता देता हूँ कि V1 क्या आएगी और V2 क्या आएगी, ठीक है? दोनों की वैल्यू बता देते हैं, सोल्व करने के बाद वही आती है, ट्राई करके देख लेना, ठीक है? तो यहाँ से जो V1 की वैल्यू आती है, V1 की जो वैल्यू आती है वो आती है V1 इक्वल टू में M1 माइनस M2 M1 माइनस M2
u1 डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 बाय में m1 प्लस में m2। ये जो वैल्यू दिख रही है, ये जो वैल्यू दिख रही है, ये वैल्यू है v1 की। किसकी वैल्यू है ये? v1 की। ठीक है, v2 ये इन दोनों इक्वेशन, ये दो इक्वेशन है ना हमारे पास, इन दोनों इक्वेशन को जब सोल्व करोगे तो यही वैल्यू आती है v1 की। अब v2 की जो वैल्यू आएगी, v2 की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे देख लो, ये दिख रहा है ना? ठीक है, जो v2 की वैल्यू आती है, v2 की वैल्यू आती है 2m1 u1 डिवाइडेड बाय में m1 प्लस में m2 प्लस में m2 माइनस m1 इंटू u2 डिवाइडेड बाय में m1 प्लस में m2। तो यहाँ से जो वैल्यू आती है, यहाँ से v2 की जो वैल्यू आती है वो ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू आ जाती है, एक आती है v1 की और एक आती है v2 की। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। केस नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अब केस नंबर 2 सुनना। देखो ये क्या होता है, केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, केस नंबर 2। इसमें सुनो, देखो क्या होता है। अगर मान लो ये यहाँ पे एक m मास की बॉडी है, किसकी? m मास की। ठीक है, और ये v नोट से आ रही है, किससे आ रही है? v नोट से आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे एक ये इससे थोड़ी छोटी बॉडी है और ये यहाँ पे किसमें? रेस्ट में है, रेस्ट में है। तो जब ये बड़ी और ये मान लो m है, जब ये इससे टकराएगी v नोट से, जब ये बड़ी वाली जो बॉडी है m मास की, जब इससे टकराएगी तो इस केस में पता है क्या हो जाता है? जो इसकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी हो जाती है 2v नोट। कितनी हो जाती है? 2v नोट। और इसकी तो v नोट ही रहती है। मतलब जो कंडीशन बनती है वो कैसी बनती है? जो इसकी वेलोसिटी है, इस बड़ी वाली की, इसकी तो कितनी रहती है? v नोड ही रहती है। लेकिन जो ये छोटी वाली है, छोटी वाली, इसकी कितनी हो जाती है? इसकी 2v नोड हो जाती है। पहले क्या थी? ये रेस्ट में थी और ये v नोड से आ रही थी। जैसे ही ये इसमें टकराई तो इसकी जो है वो कितनी हो जाती है? 2v नोड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2v नोड। और इसकी तो v नोड ही रहेगी। ठीक है, ये था केस नंबर सेकंड। अगर ऐसा हो तो इसमें ये चेंजेस आते हैं कि जो रेस्ट में है, छोटी वाली बॉडी जो रेस्ट में होती है, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 2v नोड हो जाती है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट केस सुनो। अगर केस नंबर थर्ड, अगर मान लो ऐसा है, ये छोटी, यहाँ पे ये बड़ी, ये मान लो ये आ रही है v नोट से। ठीक है, v नोट से आ रही है और ये अगर इसमें टकरा जाए तो ये रीबाउंड कर जाएगी और वापस भी ये किससे आएगी? इससे टकरा, अगर ये रेस्ट में है, ठीक है, ये इससे टकरा के वापस आ जाएगी और सेम स्पीड से आएगी v नोट से ही। इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये रेस्ट में रहेगी, ये इसमें टकराएगी v नोट से और v नोट से ही वापस हो जाएगी, रिबाउंड हो जाएगी। ठीक है, 3 केस हो चुके हैं हमारे। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? हाँ, रिबाउंड हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। सुनो, जो इस केस में जो ये m होता है ना, m, ये बहुत 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 बड़ा होता है स्मॉल m से। ठीक है, दोनों में ये ऐसा होएगा, इसमें भी और इसमें भी। इसमें भी क्या होगा? ये m क्या होगा? बड़ा होगा बहुत, किससे? स्मॉल m से। ठीक है, तो ये बात याद रखना। केस नंबर सेकंड और केस नंबर थर्ड याद रखना। केस नंबर सेकंड में क्या था कि जब ये बड़ा m वाली बॉडी इससे टकरा जाए और इसकी जो, ये किस में था? रेस्ट में था। तो इस केस में क्या हो जाती है? इसकी 2v नोड हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाएगी? 2v नोड हो जाएगी। और केस नंबर थर्ड में क्या था? केस नंबर थर्ड में अगर ये वाली टकरा जाए तो ये फिर भी इसकी 0 ही रहेगी, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वापस ये रिबाउंड हो जाएगी जो v नोड से आई थी और v नोड से ही वापस चली जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, केस नंबर फोर्थ है, ये जो भी है, थर्ड है या फोर्थ है, जो भी देख लेना। सुनो, देखो ये क्या कह रहा है कि अगर मान लो इफ masses आर इक्वल एंड E इक्वल टू 1 देन वेलोसिटी गेट इंटरचेंज्ड आफ्टर कोलिजन। अगर मास m1 इक्वल टू m2 है, दोनों का मास क्या है? सेम है, तो इस केस में, और E की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो इस केस में वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। मतलब मान लो इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, और यहाँ पे क्या है? m1 इक्वल टू m2 में है।
m1 क्या है इसमें, m2 के इक्वल है। तो इस केस में जब ये कोलिजन हो जाएगा तो इस केस में इसकी जो वेलोसिटी है वो इसको मिल जाएगी और जो इसकी वेलोसिटी है वो इसको मिल जाएगी। मतलब बिफोर कोलिजन क्या था, इसके पास u1 थी और इसके पास u2 थी, लेकिन आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, इसके पास u2 आ जाएगी और इसके पास u1 आ जाएगी। क्लियर। देखो सुनो क्या बताया मैंने, अगर मान लो टू मासेस है, इसके पास मान लो कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड से ये जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। और ये मान लो 2 kg का है और ये भी मान लो 2 kg का है, ठीक है। और ये किससे जा रहा है, मान लो 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 6 मीटर पर सेकंड से। जब इनका कोलिजन होएगा, रुको 6 यहाँ पे लिखो क्योंकि ये वाला बड़ा होना चाहिए ना, तो 6 मीटर पर सेकंड यहाँ पे आएगी और यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड। जब इनका कोलिजन हो जाएगा तो ये 4 इंटरचेंज, ये एक दूसरे की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, ये 4 इसको मिल जाएगी और ये 6 इसको मिल जाएगी। कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक तो E = 1 होना चाहिए, दूसरा दोनों के मासेस सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दोनों के मासेस सेम होना चाहिए। तो इसके बाद कोलिजन के बाद पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पास तो आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड और इसके पास कितनी आ जाएगी, 6 मीटर पर सेकेंड। ये कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे। क्लियर। तो अगर दो बॉडीज का मास सेम है और E की वैल्यू 1 है तो इस केस में क्या होता है, कोलिजन के बाद इनकी जो वेलोसिटी है वो इंटरचेंज हो जाती है। क्लियर यहाँ तक, डन। ठीक है, इस पे क्वेश्चन देखना दो। देखो, इन द फिगर शोन कोलिजन बिटवीन बॉल्स इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है, E की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 है। Velocity of balls 4 kg and 4 kg after collision are respectively। सुनो देखो, दोनों का मासेस क्या है, सेम है, 4 kg 4 kg। तो जब ये कोलिजन कर लेंगे, कोलिजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, इसकी जो वेलोसिटी है वो इसको मिल जाएगी और जो इसकी वेलोसिटी है वो किसको मिल जाएगी, इसको मिल जाएगी। मतलब ये होएगा, जो ये 3 मीटर पर सेकंड है ये इसको मिल जाएगी और ये इधर ही मिलेगी। ये डायरेक्शन के साथ देते हैं हम, वेलोसिटी जो चेंज करते हैं ना वो डायरेक्शन के साथ चेंज कर रहे हैं। जैसे मान लो इसकी वेलोसिटी इस तरफ थी तो इसको भी इसी तरफ मिलेगी, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन तो उधर ही रहेगी, ठीक है, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन उधर ही रहेगी। ये नहीं है कि इधर लगा देंगे ना, अगर ये इधर जा रही है ना तो अगर चेंज करके देंगे तो सेम देंगे, लेकिन जो इधर जा रही है तो ये इधर ही जाएगी और ये अगर इधर जा रही है ऐसे तो इधर भी ऐसे जाएगी। तो ये जो 3 मीटर पर सेकंड है ये इस तरफ आएगी और जो ये वाली है इसको इधर कितनी मिल जाएगी, रुको उसे मिली है ना ये, तो इसे इधर मिलेगी। हाँ सही है, 2 मीटर पर सेकंड और ये हो जाएगा 4 kg का और ये कितने का आ जाएगा, 3 kg का। तो इस केस में आंसर क्या है, 3 मीटर पर सेकंड राइट एंड 2 मीटर पर सेकंड लेफ्ट। हाँ यही आंसर है, ये लेफ्ट में मिलेगी और ये राइट में मिलेगी इसको, लेकिन जाएगी कौन सी डायरेक्शन में, राइट में, जहाँ पे पहले जा रही है। और ये वाली मिलेगी इसे, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, जहाँ पहले जा रही है, ये पहले किधर जा रही थी, लेफ्ट में, तो इधर भी लेफ्ट में ही जाएगी। क्लियर यहाँ तक। तो आंसर क्या है, बी, 3 मीटर पर सेकेंड राइट, 2 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट। क्लियर, ओके। A particle of mass m moving with a speed v hits elastically another stationary particle of same mass m on a smooth horizontal circular tube of a radius r. Figure the time in which the next collision will take place is equal to। इसने क्या बोला है कि जो एक कोलिजन होने के बाद जो नेक्स्ट कोलिजन होएगा, एक कोलिजन होने के बाद जो नेक्स्ट कोलिजन होएगा उसमें कितना टाइम लगेगा, ये पूछा इसने। द टाइम इन विच द नेक्स्ट कोलिजन विल टेक प्लेस इज इक्वल टू। सुनो देखो, ये यहाँ पे है, दोनों का मास क्या है, सेम है, मास सेम है, v की वेलोसिटी है, यहाँ पे ये तो रेस्ट में है, रेस्ट में, ये किस में है, रेस्ट में, इसके पास v की वेलोसिटी है, दोनों का मास क्या है, m है। तो ये यहाँ पे टकराएगा, दोनों का मास सेम है, टकराएगा, कोलिजन हुआ तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी किसे मिल जाएगी, इसकी वेलोसिटी इसे मिल जाएगी। देखो सुनो क्या है इसमें, ये ऐसे है, ठीक है, ये v नोट से आ रहा है, ये यहाँ पे, ये किसमें है, रेस्ट में, किसमें है, रेस्ट में, और दोनों का मास क्या है, m, इसमें भी क्या है, m, ये ऐसे आएगा, दोनों का मास सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। ये v से आ रहा है, जैसे ये इससे कनेक्ट होएगा, जैसे ही यहाँ पे कोलिजन होएगा तो इस केस में क्या हो जाएगी, इसको वेलोसिटी मिल जाएगी, मतलब ये कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पे u 0 हो जाएगा
और इसको वेलोसिटी किसकी मिल जाएगी, v की मिल जाएगी। इन दोनों की चेंज होगी ना, इसके पास 0 थी तो ये इसके पास आ गई, और इसके पास v थी तो ये इसके पास आ गई। तो इस केस में अब इसे मिल जाएगी v की वेलोसिटी। अब ये घूमेगा, लेकिन ये तो यहाँ पे रेस्ट में रहेगा, ये इसकी जगह आ जाएगा और ये घूमेगा, तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसे पूरा चक्कर काट के फिर दोबारा से कोलिजन होएगा। समझ में आ रहा है ना? सुनो देखो, ये वाला पार्ट ये यहाँ पे रेस्ट में है, ये ऐसे टकराएगा, इसे वेलोसिटी मिल जाएगी, ये वाला यहाँ पे आके रेस्ट में रह जाएगा। अब ये वाला घूम के आएगा यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे आएगा, तो उस टाइम कितनी है, एक कोलिजन के बाद कितना टाइम लगेगा? तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होता है, डिस्टेंस सर्कल है तो कितनी हो जाएगी, 2πr बाय में v, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2πr बाय v। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है जी, एक लास्ट और करते हैं। Two balls of 6 kg and 2 kg are shown in figure before collision. Collision से पहले आपको दो बॉल दिखा रखी है, इसका मास है 6 kg, इसका है 2 kg, और इसके पास ये जा रही है 6 मीटर पर सेकंड से, ये जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉल्स आफ्टर कोलिजन इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1। मतलब ई की वैल्यू इसने क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 है। ठीक है, इसने पूछा है कि वेलोसिटी बताओ, आप कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटी है वो बताओ। इसने ये तो दे रखे बिफोर जो सीन है वो बता रखा है, आफ्टर सीन हम खुद बनाते हैं। इसकी मान लेते हैं v1, इसकी मान लेते हैं v2। मास तो सेम ही रहेगा 6 kg और 2 kg। हमें इस v1 और v2 की वैल्यू बतानी है जब क्या हो, E = 1 हो। करते हैं। सुनो देखो, इसको थोड़ा छोटा कर दे, क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, सुनो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन बना लेते हैं। पहले दो इक्वेशन बना ले, एक बार तो ई वाली बना लेते हैं। E = में v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय में u1 माइनस u2। यही होता है, यही होता है। ठीक है, E की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 करते हैं। ठीक है, 1 = में v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय में u1 माइनस u2, मतलब u1 माइनस में u2 मतलब 4। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4 = में v2 माइनस v1। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई हमारे पास। ठीक है, इसे बॉक्स में बंद कर लेते हैं ताकि याद रहे। अरे 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 अरे, अब इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 की। इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे P इनिशियल = P फाइनल करके। P इनिशियल = में P फाइनल। P इनिशियल कितना हो जाएगा, m × v करेंगे, 6 × 6 36 प्लस में 2 × 2 4 = में 6v1 प्लस 2v2 6v1 प्लस में 2v2। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, ये 40 6v1 प्लस में 2v2, 2 से डिवाइड करते हैं सबको। यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, यहाँ पे 3v1 प्लस में 2v2। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए यहाँ से v2 की, v2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसे इधर ले आओ, 2v2 ये हो जाएगा, रुको 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 रुको, 2 कहाँ से आ गया, ये 2 से तो डिवाइड ही करना था। तो यहाँ पे v2, इस v2 को इधर ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा 20 माइनस में 3v1। ये यहाँ पे हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। क्या आ गया हमारे पास, सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन बन चुकी है हमारी। क्या है यार इसकी, ठीक है, दो इक्वेशन डन। सुनो अब क्या करेंगे, हम इस v2 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। करें, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो 4 = में v2 की वैल्यू कितनी है 20 माइनस में 3v1 माइनस में v1, यही है। इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 20 माइनस 4 मतलब 16, और ये माइनस का आएगा, माइनस का 4v1। तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4 मीटर पर सेकंड। कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकंड। ये आ गई हमारे पास v1 की वैल्यू। v2 की वैल्यू निकालनी है, इसमें पुट कर दो। क्या करेंगे 4 = में
V2 की तो फाइंड करनी है, माइनस में V1 की वैल्यू कितनी है 4, तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई V2 की वैल्यू। तो हमारा आंसर है क्या है 4 और 8, बी, बी है ना, हाँ, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर यहाँ तक। अब इस इक्वेशन का यूज हर एक दोनों क्वेश्चन में होगा, हर एक क्वेश्चन में होगा इन दोनों में। अब आगे निकालते हैं, ये यहाँ तक क्लियर है, डन, ठीक है, इसे रफ कर देते हैं। आगे इसने क्या बोला, इसने अब ई की वैल्यू दे दी 0, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना दे दिया, रेस्टिट्यूशन कितना दे दिया 0 दे दिया ना, ठीक है, 0 से सॉल्व करेंगे अब। सुन लो, अब e की वैल्यू 0 करनी है हमें, e की वैल्यू 0 करनी है, कोई बात नहीं करते, e की वैल्यू 0, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय में 4 आएगा, u1 माइनस u2 करना है तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ से ये इधर जाएगा तो 4 यहाँ पे 0 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा v2 माइनस में v1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा v2 इक्वल टू में v1, मतलब v2 क्या है v1 के इक्वल है। अब ये v2 की इसमें वैल्यू पुट करते हैं, करें, थ्री v1 v2 इक्वल टू में v1, तो 20 माइनस में 3v1 माइनस का v1, ठीक है, v2 की वैल्यू फाइंड करनी है ना हमें, v1 की, सॉरी v1 की आएगी यहाँ से, v2 की आएगी, रुको यार क्या कर दिया, सुनो, देखो 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 देखो, हटाओ इसे, v2 किसके इक्वल है, v1 के इक्वल है, v2 किसके इक्वल है, यहाँ पे v1 के इक्वल है, तो v2 की जगह v1 पुट कर देंगे। इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है ना इक्वेशन, 20 माइनस में 3v1, ये इक्वेशन है, v2 की जगह v1 पुट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या इक्वल है, तो v1 इक्वल टू में 20 माइनस में 3v1, तो यहाँ से इधर आ जाएगा -20 और ये हो जाएगा माइनस का 4v1, तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड, कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, और v2 v1 के इक्वल है तो दोनों की जो वैल्यू आएगी वो 5 मीटर पर सेकेंड आएगी, हेंस आंसर इज सी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब इसने बोला कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना कर दिया, 1/2 कर दिया, 1/2 करते हैं अब सॉल्व, कैसे करेंगे ये समझो, 1/2 मतलब 1/2 इक्वल टू में v2 माइनस में v1 डिवाइडेड बाय में u1 प्लस माइनस u2, तो 1/2 v2 माइनस v1 4, ये इधर जाएगा तो 2 बन जाएगा, 4 इधर जाएगा तो 4/2 2 बन जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी 2v2 माइनस में v1, ये इक्वेशन आ गई। v2 की वैल्यू पुट कर दो, ये v2 की वैल्यू पुट कर दो, इसमें पुट करते हैं, चलो 20 माइनस में 3v1 माइनस में v1, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये माइनस का 16 माइनस का 4v1, तो यहाँ से v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रुको रुको 18 आएगा, माइनस का 18, तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/4, 18/4 कितना होता है 18/4 4.5 मीटर पर सेकेंड, तो दिस इज द आंसर। इसमें से आंसर देख लो यार कौन सा है, वैसे तो आंसर दिख ही रहा है क्योंकि ऑप्शन एक ही है, v2 की भी निकाल लेते हैं, इसमें पुट कर दो 2 माइनस v2 माइनस v1, तो 2v2 माइनस में 4.5 इधर जाएगा, इधर जाएगा तो ये प्लस का प्लस का माइनस माइनस प्लस 4.52, हाँ, तो यहाँ से v2 की जो वैल्यू है, v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से v2 की वैल्यू आ जाएगी 6.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, डन, ओके जी, डन हो गया।